हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। ये क्लास 12th का है, जिसका हम आज आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाले हैं। तो इसका एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लिन नाम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, या विल्सन ने, या ओल्सवर्थ ने? तो न्यूक्लिक नाम फ्रेडरिक ने दिया था। न्यूक्लिक नाम फ्रेडरिक ने दिया था। फ्रेडरिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला आनुवंशिक पदार्थ था। पहला आनुवंशिक पदार्थ क्या था? आप लोगों को पता है कि पहला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? पहला आनुवंशिक पदार्थ क्या आप लोगों को पता है? तो पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था। पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव डीएनए में कुल नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं। मानव डीएनए में कुल नाइट्रोजन क्षार युक्त कितने होते हैं? क्या आप लोगों को पता है? मानव डीएनए में कुल नाइट्रोजन क्षार युग्म जो होते हैं कितने, उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है 6.6 गुणे 10 की घाते 9 बेस पेयर। 6.6 गुणे 10 की घाते 9 बेस पेयर होते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षार युग्म जो मानव के डीएनए में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में क्षार युग्मों की परस्पर दूरी होती है। जो क्षार युग्म होते हैं वो कितनी दूरी पर डीएनए की स्ट्रक्चर में लगी होती हैं? उनकी दूरी कितनी होती है? उनकी दूरी होती है 3.4 नैनोमीटर। उनकी दूरी होती है 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई कोलाई डीएनए में कुल नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं। ई कोलाई डीएनए में कुल नाइट्रोजन क्षार युग्म कितने होते हैं? तो होती हैं 4.6 गुणे 10 की घाते 6 बेस पेयर। 4.6 गुणे 10 की घाते 6 बेस पेयर होते हैं। ये ई कोलाई में डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार युग्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेक ओपेरेन के प्रेरक। लेक ओपेरेन के प्रेरक क्या है? तो ग्लूकोज, लैक्टोज, राइबोज, फ्रक्टोज में लेक ओपेरेन ने किसका प्रेरक किया था? तो लैक्टोज का प्रेरक किया था। लेक ओपेरेन का प्रेरक है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में आनुवंशिक होने के स्पष्ट प्रमाण दिए। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका स्पष्ट प्रमाण किसने दिया? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका एक स्पष्ट प्रमाण किसने दिया था? तो वह दिया था हर्शी और चेज ने। हर्शी और चेज ने इसका आनुवंशिक प्रमाण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि डीएनए के टेम्पलेट रज्जु के नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रमण ATCTG है तो उसके पूरक आरएनए रज्जु में क्या अनुक्रम होगा? तो अनुक्रम क्या होगा? अगर ATCTG है तो जो आरएनए का पूरक है रज्जु, उसका अनुक्रमण क्या होगा? तो वह होगा UAGAC। UAGAC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से समापन कोडोन है। समापन कोडोन क्या है? प्रारंभन कोडोन क्या है? AUG जो प्रारंभन कोडोन और समापन कोडोन होता है UAG, UGA, UAA। इसका आंसर हो जाएगा VUAG, UGA, UAA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? निम्न में से क्या सही नहीं है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या है? एडेनोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू गुआनोसिन प्लस साइटोसिन। यह सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा
बी एडेनोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू गुआनोसिन प्लस साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटसन एवं क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को किसके द्वारा जाना जाता है? वाटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को किसके द्वारा जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है बीटा डीएनए के द्वारा। उसे बीटा डीएनए के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है? किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है? तो आरएनए का आरएनए का होता है, एमआरएनए का होता है, एचएनआरएनए का होता है या टीआरएनए का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एडेनिन का प्रतिशत 20 है तो ग्वानिन का प्रतिशत होगा। यदि एडेनिन का प्रतिशत 20 है तो ग्वानिन का प्रतिशत कितना होगा? ग्वानिन का प्रतिशत कितना होगा? आप लोगों को पता है कि ग्वानिन का प्रतिशत कितना होगा? ग्वानिन का प्रतिशत 30 होगा। एडेनिन का प्रतिशत 20 तो ग्वानिन का प्रतिशत 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक जीन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो संरचनात्मक जीन होते हैं उनकी क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? रेगुलेटरी जीन के कारण उनकी क्रिया पूर्ण होती है। जो रेगुलेटरी जीन होते हैं उसके कारण उनकी क्रिया पूर्ण होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में क्षार होते हैं। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन में क्षार होते हैं। कितने क्षार होते हैं? 2.4 मिलियन। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफी में क्षार युग्म कितने होते हैं? तो होते हैं 2.4 मिलियन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 इंटू 174 जीवाणु भोजी में किस प्रकार का जीनोम होता है? तो किस प्रकार का जीनोम होता है? उनमें एसएस डीएनए होता है। उनमें एसएस डीएनए होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उनमें एसएस डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए से आरएनए निर्माण कहलाता है। डीएनए से आरएनए निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या अनुलेखन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? केंद्रिका के द्वारा होता है, गोल्गी काय के द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है, कोशिका द्रव के द्वारा होता है या तारक केंद्र के द्वारा होता है? तो आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? वह होता है केंद्रिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह इकाई जो जीन के समतुल्य होती है क्या कहलाती है? जो जीन के समतुल्य होती है वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? आप लोग बताइए। वह क्या कहलाती है? तो वह सिस्ट्रोन कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वह, इसका आंसर हो जाएगा सिस्ट्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए स्टैंड में न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े होते हैं। जो डीएनए का स्टैंड होता है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह एक साथ जुड़े होते हैं, पर वह किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं या फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं? वह किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो वह जुड़े होते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, इसमें इसका अभाव है। मतलब जो न्यूक्लियोसाइड है वो न्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार भिन्न होता है? इनमें क्या अंतर होता है? इनमें क्या क्षार का होता है, शर्करा का होता है, फास्फेट समूह का होता है या हाइड्रोक्सिल समूह का होता है? इसमें क्या अंतर होता है? इनमें अंतर होता है फास्फेट समूह का अंतर होता है। ये दोनों फास्फेट समूह के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य यह है कि फ्यूरिन बेस हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से डीएनए डबल हेलिक्स में पायरिमिडीन बेस के साथ जुड़ता है, जिससे वह क्या होता है, पूरे पूरे डीएनए में एक समान चौड़ाई का होता है, पूरे डीएनए में एक समान चौड़ाई का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए और हिस्टोन पर शुद्ध विद्युत आवेश है। डीएनए और हिस्टोन पर शुद्ध विद्युत आवेश कैसे हैं, तो वह है क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक। क्या है, क्रमशः ऋणात्मक हैं और धनात्मक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। उसका कौन सा कथन जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसका इलाज आयरन सप्लीमेंट से नहीं किया जा सकता। यह एक आणविक रोग है और यह मलेरिया के संक्रमण के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है, जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हुआ रहता है उसे कभी भी मलेरिया नहीं हो सकता। जिसमें ये तीनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AUG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। AUG प्रारंभन कोडान, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यह केवल मिथियोनिन के लिए कोड करता है। यह एक प्रारंभन कोडान है। यह प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिथियोनिन के लिए कोड करता है। और इसका लास्ट है उपयुक्त सभी। तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें जितने भी हैं सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसका डीएनए की संरचना के लिए डबल हेलिक्स मॉडल के विकास में कोई योगदान नहीं था। किसका जो डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना थी उसमें कोई योगदान नहीं था। तो वह वैज्ञानिक कौन से थे, वह कौन से वैज्ञानिक थे, मिशेल्सन और स्टाइल का डबल हेलिक्स मॉडल का जो डीएनए था उसमें कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णतः अनुक्रमित होने वाला अंतिम मानव गुणसूत्र कौन सा था। पूर्णतः अनुक्रमित होने वाला जो अंतिम मानव का गुणसूत्र था वह कौन सा था, वह था क्रोमोसोमल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोट्स में प्रतिलेखन में विनियामक प्रोटीन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, वह कथन है वे उत्प्रेरक और दमनकर्ता दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। वे उत्प्रेरक और दमनकर्ता दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आरएनए के कार्य हैं, कौन से हैं जो आरएनए के कार्य हैं। तो आरएनए के कार्य देखते हैं, यह डीएनए से राइबोसोम तक आनुवंशिक सूचना का वाहक पॉलीपेप्टाइड्स के संश्लेषण हेतु कार्य करता है। यह एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। यह राइबोसोम का एक घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। इसमें जो भी दिए हैं सभी सही हैं। ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त के जो जितने भी दिए हैं सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक दोहरे रज्जु की डीएनए का रज्जुक जिसका अनुक्रमण 3-ATTCGTAC-5 है तो संपूरक अनुक्रम होगा। संपूरक अनुक्रम क्या होगा, तो क्या होगा 5T
AAGCATG 3 होगा। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है? किस एंजाइम का उपयोग डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो कौन सा एंजाइम है? वह है लाइगेज। लाइगेज का उपयोग डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लेकोपेरोन में कुल संरचनात्मक जीन होते हैं। कितने संरचनात्मक जीन होते हैं लेकोपेरोन में? तो वह 3 संरचनात्मक जीन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का था, जो क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने करवाया। धन्यवाद।